हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, मैं कक्षा 10 विषय गणित का मॉडल पेपर ली हूँ। जो आपका 1 मार्च का गणित का पेपर है, उसी एग्ज़ाम में हेल्प के लिए बोर्ड द्वारा मॉडल यूपी एमएसपी के वेबसाइट पे मॉडल पेपर जारी किया जाता है। तो इसको पढ़ लेना आपको एकदम कंपलसरी होता है और ये इसी सत्र का है, इसलिए और ज़रूरी है। मॉडल पेपर में आपको पैटर्न समझ में आता है कि किस तरीके का पेपर आता है, और इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे घर पे तो आप थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, एग्जाम में भी मैं सॉल्व करूँगा। और आपको मॉडल पेपर घर पे सॉल्व करने चाहिए, टाइमर लगा के 3 घंटे 15 मिनट के अंदर, कि आप सभी प्रश्नों को हल कर पा रहे हो कि नहीं, वरना बहुत से बच्चों का छूट जाता है। और ये मैथ है, मैथ में बहुत से बच्चे का यही शिकायत रहता है कि वो क्वेश्चन आता था लेकिन छूट गया। इसी वजह से मैथ में समय बिल्कुल आप लोगों को बर्बाद नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर आ रहा है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को करिए, फिर जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको बाद में करिए, क्योंकि पहले 33 मार्क्स पासिंग मार्क्स, पहले वो जरूरी है। अगर 33 मार्क्स पासिंग मार्क्स आप बना ले रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद आप सॉल्व करिए। पहले आपको जो आ रहा है उसको अच्छे से करिए। पहले ही आप ऐसा क्वेश्चन मत उठा लीजिए जो आपको डाउट है, वरना आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो अपन निर्देश 15 मिनट आप प्रश्न पत्र को पढ़ लीजिए। समान निर्देश अनिवार्य इस पर पत्र के 2 खंड, तीसरा दिया खंड में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय जिनके उत्तर ओमर शीट पर देने हैं। चौथा दिया ओमर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग न करें। एक बार गोला भर दें, उसके बाद उसको रहने दो, उसको व्हाइटनर नहीं लगाना रहता है एग्जाम में, यही बता रहे हैं। और पांचवां आपसे दिया दूसरा खंड में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न। छठवां दिया इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। सातवां दिया प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। हाँ, जितना जैसे कोई प्रश्न है उसके 6 खंड हैं, मान लो उसके 4 खंड करने हैं या 5 खंड करने हैं, और आप ध्यान नहीं दिए बस सभी खंड करते चले आए, तो भी उसमें भी आपका समय का नुकसान है, क्योंकि नंबर तो आपको उतने ही मिलने हैं और उसका अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका छूट जाएगा, तो नंबर आप ही कमाएंगे। तो इसी वजह से आपको पहले ऊपर पढ़ लेना है कि इस खंड के कितने प्रश्न करने हैं, कितने प्रश्न नहीं करने हैं। फालतू से सभी खंड करने से आपको तो नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। आठवां आपको दिया है प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। फिर दिया प्रत्येक प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक कर दीजिए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। मतलब जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर समय बिल्कुल भी नष्ट करना ही नहीं करना है आपको। मैथ में तो खास तौर पे, क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आपको खंड दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न पहला दिया कि दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। तो आपको एक सूत्र बताया गया है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसी सूत्र पर आधारित ये प्रश्न लगेगा। जैसे मैं आप सबको हल करके बता दे रही हूँ। संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का गुणनफल तो ये आपका सूत्र होता है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन संख्याओं का गुणनफल, अर्थात कि तो आपको क्या दिया था, दो संख्याओं का एलसीएम 60 दिया था और एचसीएफ आपका 3 दिया था। तो दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एक संख्या आपको 12 दिया था, दूसरी संख्या आप मान लेंगे कि x, तो उन संख्याओं के तो 12 गुणे x बराबर 60 गुणे 3। अब इसको आप हल कर देंगे, 60 गुणे 3, ये 12 इधर गुणे के रूप में है, इधर आगे भाग के रूप में हो जाएगा, तो बराबर x, और ये 3 करने 3, 3 चौक 12, फिर 4 से इसको काट देंगे, 4 करने 4, 4 5 20, 15। तो जो x का मान आपका आया 15 है, तो जो आपकी दूसरी संख्या होगी वो 15 होगी। आ जाते हैं आपके पहले पेज पे। तो इसमें आपका जो बी वाला ऑप्शन दिया है वो आपका सही ऑप्शन है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ए सदैव अपरिमेय संख्या, बी सदैव परिमेय संख्या, सी परिमेय या अपरिमेय संख्या, डी एक। तो एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों का जो गुणनफल होता है वो सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तीसरा आपसे है आपका रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे। ए केवल एक अद्वितीय हल, बी अपरिमित रूप से अनेक हल, सी कोई हल नहीं, डी 2 हल होंगे। तो मतलब जैसे कि x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और एक आपका समीकरण दिया, एक दिया 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0। तो ये दो रेखा का समीकरण दिया, तो इसलिए रेखा युग्म समीकरण इसको कहा गया है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से मतलब इसके कितने हल होंगे पूछा है। तो पहले आप उसको लिख दीजिए। आपका दिया है x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 दिया है, और एक जो दिया है आपका 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 आपका दिया है। तो जो पहला आपका दिया है उसका वो इसका जो सामान्य रूप होता है, ये जो समीकरण लिखे हैं ये आपका रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण का जो आपका सामान्य रूप होता है, ये आपका रैखिक समीकरण का जो आपका सामान्य रूप होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये होता है। तो आपका जो पहला दिया था x प्लस, आपका तुलना कर लेंगे, a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू आपका क्या दिया है 2, c1 का जो मान दिया है वो -5 दिया है, और a2 की वैल्यू, क्योंकि a b c मानते हैं लेकिन दो समीकरण, इसलिए a1 b1 c1 फिर a2 b2 c2 मान रहे हैं। ऐसे ही a2 का जो मान दिया है वो 4 दिया है, फिर जो b2 का मान आपका दिया है 8 दिया है, फिर आपका जो c2 का मान दिया है वो -20 दिया है। अब इनका अनुपात ले लेंगे हम, a1 बटे a2 का अनुपात तो 1/4। ऐसे ही हम लोग ले लेंगे b1 बटे b2 का अनुपात,
तो 2/8 ऐसे हम लोग ले लेंगे C1/C2 का अनुपात, तो -5/-20, तो 5 करने 5, 5 चौक 20 ये भी, और 2 करने 2, 2 चौक 8, अर्थात A1/A2 का अनुपात भी 1/4 आया, B1/B2 का अनुपात भी 1/4, C1/C2 का अनुपात भी 1/4 आया, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर 1/4, मतलब तीनों का अनुपात सेम आया है। अर्थात इसमें जो आपका क्वेश्चन जो दिया है आपका, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चौथा आपसे पूछा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। A 13, B 65, C 875, D 1750। तो आपको जब सबसे बड़ी संख्या कहे तो आपको एचसीएफ निकालना होता है, और जब छोटी संख्या कहे सबसे छोटी संख्या तो एलसीएम निकालना होता है। तो इसमें 17 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो हम लोग जो है आपका जो प्रश्न दिया था 70 था, कोई ऐसी संख्या है जिसको 70 में विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता था, तो 70 में से 5 अगर घटा देंगे तो ये 65 पूरा कट जाएगा। ऐसे ही आपका था एक सबसे बड़ी संख्या थी जिसको 125, जिससे 125 को अगर हम लोग विभाजित कर देते थे तो शेषफल 8 प्राप्त होता था, तो 8 को घटा देंगे 117, तब तो कुछ नहीं बचेगा शेषफल। जो 70 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 8 प्राप्त होते थे उनको घटा दिए तो इतना आ गया 65 और 117। अब इन्हीं का सबसे बड़ी संख्या पूछा है, इसलिए 65 और 117 का आपका एचसीएफ निकालेंगे, मतलब मैसा निकालेंगे। तो मैसा निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 65 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, तो ये 5 का पढ़ेंगे, 5 13 पैसे, 5 गुणे 13, 13 5 पैसे, ऐसे अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब आपका 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 27, 39 आएगा, फिर 3 से कटेगा, 13 3 39, फिर 13, तो 3 त्रिका 9, 13 9 117, तो दोनों का भाज्य गुणनखंड हो गया। अब एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ 65 और 117 का, तो दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 है ना, 13 दोनों में सामान्य है, आपका जो 13 है वो दोनों में सामान्य है ना, तो ये 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा, मैस हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन होती है वही एचसीएफ हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो आपका जो दिया था दूसरा, उसमें आपका 13 सही है कि वह सबसे बड़ी संख्या 13 होगी। 13 से 70 को 125 विभाजित करें तो शेषफल 5 और 8 प्राप्त होगी। पांचवां आपका दिया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, A 45, B 65, C 65, D 75। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग पूछा था ना, तो गुणज मतलब वही मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स मतलब 3 का जो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिका 9, 3 चौक 12, तो 3 6 9 12 15 ये 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के गुणज हैं। जैसे 3 है, 3 का 1 में गुणा करें, 3 का 2 में करें, 3 का 3 में करें, 3 का 4 में एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग करते चले जाएं। तो 3 का 1 2 3 4 5 तो सब 3 के मल्टीपल्स है ना, तो बराबर 3 6 9 12, ये जो 3 6 9 12 ऐसे आ रहा है, ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के गुणज हैं, 3 6 9 12 जो भी ऐसे आते जाएंगे, क्योंकि 3 से ही मल्टीप्लाई, 3 से 1 का किया, 3 से 2 का, 3 से 3 का, 3 से 4 का, तो 3 के गुणज हैं इन सब। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग पूछा है, 3 6 9 12 15, तो इनका योग पूछा है, तो 6 3 9 9 9 18, 18 12 30, 30 15 45, तो आपका आंसर आ गया 45। आपका ए वाला ऑप्शन सही है 45। 3 के प्रथम 5 गुणज जो हैं 3 6 9 12 15, उनका योग 45। छठवां से पूछा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इससे पहला दिया दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है, दूसरा दिया है आपका समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तीसरा दिया समीकरण के विविधकर शून्य है, चौथा दिया समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो जो आपका द्विघात समीकरण दिया है इसका हम लोग विविधकर निकालेंगे, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी। तो इसका विविधकर निकालने का, तो जो ये आपका प्रश्न दिया था द्विघात समीकरण क्या दिया था, 2x² - 4x + 3 बराबर 0, यही दिया था ना। ये द्विघात समीकरण दिया है, इसका विविधकर निकालना है, तो विविधकर निकालने का फार्मूला जो होता है d बराबर b² - 4ac, यही होता है। सामान्य रूप से तुलना कर लेंगे, मतलब इसका जो है ax² + bx + c बराबर 0, ये इसका सामान्य रूप है ना। इससे अगर हम लोग कंपेयर कर लें तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर -4 और c बराबर 3 हो जाएगा। तो बस a b c तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब विविधकर निकाल लेंगे, d बराबर b² - 4ac होता है। तो b की वैल्यू आपका क्या है, b आपका -4 था, और -4 का स्क्वायर -4 गुणे a जो आपका था वो 2 था, और c आपका जो था वो 3 था, ऐसे ही था ना। चाहे आप फिर से बैक करके देख लो, a आपका 2, b -4 c 3, a आपका 2, b -4 c आपका 3, और इसका अब आप लोग वो -4 का स्क्वायर 16, फिर -4 दूनी 8 तो 24, 24 में से 16 को घटाएंगे तो -8 बचेगा ना। तो -8 जो है ये लेस देन 0 है ना, 0 से कम है। तब जब ये 0 से कम है
तो आपका ऑप्शन जो दिया है, दिए गए समीकरण के विविध का शून्य से कम है, आपका ये भी सही है। और समीकरण जब भी आपका जीरो से कम है, जब आपका विविध का जीरो से कम आता है तो इसके मूल जो निकलते हैं, मतलब एक्स का जो मान निकलता है द्विघात समीकरण में, वो वास्तविक नहीं होता है। जैसे कि आपका -8 आया था, जीरो से कम आता है, जब आपका विविध का जीरो से कम आता है तो उसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं। और पहला वाला ऑप्शन भी आपका सही है, दिए गए समीकरण के विविध शून्य से कम है, ये भी सही है। और इसके मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि जीरो से कम है, तो ये आपका ए वाला ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। अब आ जाइए आपके नेक्स्ट पेज पे, आपका प्रश्न 7वां पूछ रहा है, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए 0,3 ओ 0,0 और बी 5,0 हैं, इनका विकर्ण है। इसको भी आपको हल करके हम समझा दे रहे हैं। ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष का भी निर्देशांक दे दिया है। ए का निर्देशांक आपका दिया है, हम यहाँ लिख देते हैं, ए का निर्देशांक आपका दिया है 0,3, जो आपका निर्देशांक है वो 0,0 दिया है। और जो आपका बी का निर्देशांक है वो आपका दिया है 5,0 दिया है, ए ओ बी। और इसका विकर्ण, इसके विकर्ण का मान निकालना है आप लोगों को। तो इसके विकर्ण एक ये होगा ए बी, एक ओ सी, और आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो इसके विकर्ण की लंबाई अर्थात आपको निकालना है ए बी का मान, ए बी की लंबाई कितनी है। तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम लोग लगा सकते हैं ना। ए का निर्देशांक पता है, बी का निर्देशांक पता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वही ए बी है, ये निकालना है आपको विकर्ण। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो आपका सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ए बी है ना, उसी का मान निकालना है। तो उसका जो सूत्र होता है ये होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसके दो निर्देशांक x और y दो निर्देशांक थे ना, अगर 3 रहते तो x y z तीनों z2 - z1 का स्क्वायर भी हम लोग सम करते, लेकिन दो निर्देशांक दिए हैं। है आपका 0,3, उसको एक को मान लेंगे आपका x1 y1, और जो आपका b का निर्देशांक आपका क्या दिया है 5,0, तो मान लेंगे x2 y2। अब आप अगले पेज पे इसको हल कर देते हैं, इसको स्क्वायर करते ताकि रूट हट जाए। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो आपको बी आपका 5,0 था, ये x1 है, x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1, तो x2 आपका 5 है, x1 आपका 0 है, प्लस y2 आपका जो है 0 है, माइनस y1 आपका 3 है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर 9, 25 9 आपका क्या होगा 34 हो जाएगा। तब ए बी का लेंथ निकालना है, ए बी स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाएगा रूट हो जाएगा। तो ए बी का जो मान आया √34 कड़ी में 34। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा था सी वाला ऑप्शन आपका सही है, रूट में 34 इसके विकर्ण का मान होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। 8वां आपसे पूछा है, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान है a2 b2 c 1/4 d 1/2। जो आपका समीकरण दिया है पहले उसको लिख देते हैं। जैसे दिया आपका समीकरण x² + kx - 5/4 = 0, इसका मान दिया है 1/2 और k का मान निकालना है। तो यहाँ पे मान रख देंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। तो 1/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। तो अगर हम k/2 को इधर रहने दें, 5/4 हमारे इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस 1/4। तो अपन नेक्स्ट पे कहते हैं k/2 दिया है और यहाँ दिया था आपका 5/4 माइनस 1/4। तो नीचे का हर समान है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 में से 1 जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका जो मान आएगा 1। k/2 बराबर आपका 1 आया है, लेकिन आपको k का मान निकालना है तो k बराबर हो जाएगा, तो ये पूरा करेंगे ना तो k बराबर 2 हो जाएगा। इसमें आपका a और b दोनों 2 दे दिया है, तो आप चाहे ए वाला ऑप्शन आप गोला भर दीजिएगा, बी वाला ऑप्शन भर दीजिएगा, क्योंकि दोनों आपका 2 दिया है तो सही है। अब 9वां आपसे पूछा है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं ए यदि इनके संगत कोण बराबर हों, बी इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में होती हैं, सी उपर्युक्त दोनों डी में से कोई नहीं। दो त्रिभुज तब समरूप होते हैं, ऐसे दो त्रिभुज हैं। अब पूछा है दो त्रिभुज ए बी सी है, एक आपका डी ई एफ है। पूछा है ये दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, इनकी संगत भुजाएं, जैसे ए बी बटा डी ई, और जो ये बी सी और ई एफ बटे ई एफ, और जो आपका ए सी बटा डी एफ, तीनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं मतलब आमने सामने, इसकी संगत ए बी की संगत भुजा डी ई, बी सी की ई एफ, ए सी की डी एफ, तीनों की संगत भुजाओं का जो अनुपात समान होता है, मतलब इक्वल होता है, बराबर होता है। ये संगत कोण मतलब आपके नेक्स्ट पेज पे छोड़ा जाते हैं, यही त्रिभुज आपका था ना ए बी सी और डी ई एफ, इनके संगत कोण मतलब एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी ई एफ, और है बी सी ए बराबर कोण ई एफ डी, और कोण सी ए बी बराबर कोण एफ डी ए, मतलब कि तीनों के संगत कोण बराबर हों, कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण बराबर, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात मतलब बराबर हो।
इनके संगत कोण बराबर हों तब ये दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आप आ जाइए आपके प्रश्न वाले पेज पे, जैसे इनके संगत कोण बराबर हों और इनकी संगत भुजाएं के अनुपात में हों, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। 10वां आपसे पूछा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश है, एसी 3 सेंटीमीटर है और बीसी 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप है। कोण त्रिभुज ए बी सी दिया जिसमें कोण सी आपका क्या है, कोण सी 90 अंश है, उसमें बता दिया है वो 3 सेंटीमीटर है और जो बी सी है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। ए सी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर। अब जो आपका ए बी है ये नहीं पता है, रुको। बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप पूछा, बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका यहाँ जहाँ टच की है उसका नाम डी रख देते हैं। तो ये जो माध्यिका है सी डी है, सी से जाने वाली माध्यिका जो है ए बी पे सी डी, इसी की माप ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग, क्योंकि एक प्रमेय होता है कि समकोणीय से जाने वाली किसी समकोणीय से किसी भुजा पर खींची गई जो लंबवत रेखा होती है, माध्यिका होती है, वो उस भुजा को बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो इस सी डी का माप ज्ञात करना था और ये इस पे ए बी पे माध्यिका खींची गई है सी डी, जो सी डी है ये इसी ए बी पे खींची गई है ना। तो ये प्रमेय होता है समकोणीय से खींची गई माध्यिका जो होती है अपने सम्मुख से ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसका आधा होती है, दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है और उसकी आधा होती है। तो पहले हम लोगों को ए बी का जब मान हम लोग ज्ञात कर देंगे तो हम लोग उसके आधे का उसका आधा कर देंगे तो हमको सी डी का मान पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जैसे आपको समकोण त्रिभुज दिया है ए बी सी डी माध्यिका है। तो पहले आपको ए बी का मान ज्ञात करना है, पहले तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी का मान है तो बाई पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे, और जो ए बी का स्क्वायर निकालना है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आपका जो ए सी है वो 3 सेंटीमीटर दिया है, बी सी 4 सेंटीमीटर, ए सी 3 सेंटीमीटर, बी सी आपका 4 सेंटीमीटर दिया है। तो 9 + 16 25 हो गया। अब ए बी का मान निकालना है तो स्क्वायर था, इसको इधर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो जो आपका ए बी का मान आया है, ए बी का मान आया है 5 सेंटीमीटर आया है, बी का मान 5 सेंटीमीटर आया है। और तो ये जो ए डी है वो ए बी की आधा है ना, तो वो 5/2 हो जाएगी। जो ए डी है वो 5/2 हो जाएगी, तो वही सी डी भी आपकी 5/2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है और इसकी आधा होती है। ये माध्यिका जो होती है रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करने के बाद इसकी आधा होती है। तो जब ए डी 5/2 है तो सी डी भी 5/2 हो जाएगी। आपके नेक्स्ट पे इधर आ जाते हैं, सी डी था वो भी 5/2 हो जाएगी, अर्थात इसको हम लोग काटेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही था कि आपका समकोण त्रिभुज ऐसे दिया था, ए बी सी दिया था, कोण सी 90 अंश था, यहाँ से माध्यिका खींची गई थी, तो समकोण से खींची माध्यिका ये उस रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो पहले हम लोग ए सी और बी सी का मान दिया था, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ए बी का भी मान निकाल लिए, फिर उसका ये ए डी उसका आधा कर दिए, तो उसका आधा सी डी का मान निकल गया, सी डी उसका आधा होता है। तो बस अब फिर से आपके प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन सही है, 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको प्रमेय पता रहेगा तो आप हल करेंगे। तो 11वां आपसे पूछा यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान होगा। थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 यही दिया है, और साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, इसी का मान आपसे पूछ रहा है। तो जब इसका आप लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, दिया इतना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 और ये हल करना है, तो आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 जो आपका दिया है इसको आप एक इक्वेशन 1 मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, और ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण 1 का वर्ग करने पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो आप ऐसे निकालेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर यहाँ 1 था ही, और ये इसका मान 1 था, इसको इधर ले आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर 0, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0, या आप ऐसे कर सकते हैं
साइन थीटा कॉस थीटा बराबर जीरो, दो को इधर लाएंगे तो भी जीरो हो जाएगा। 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, यही आपसे पूछा है। तो ये समझ लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। जैसे हम लोग जानते हैं, जो सूत्र जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछता है हमेशा। तो मान लो कि इस बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी तो कभी का क्वेश्चन में दे सकता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी तो आप निकाल सकते हैं, जैसे प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे ही ये समझ लो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर दिया है, साइन के पावर 4 थीटा दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर दिया है 2 दूनी 4 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी दिया है। साइन स्क्वायर साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर की 4 थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दिए, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि साइन की पावर इसको जब स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा आएगा ही। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको तोड़ दिए। अब इसको हल कर लिया जाए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि आप यहाँ देख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान था 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2 ए आपका क्या दिया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना, यही है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान हम लोग क्या निकाले हैं, जीरो निकाले हैं ना। हम लोग पहले जब हल कर रहे थे ये दिखाएं, ये साइन थीटा कॉस थीटा का मान जीरो निकाले हैं ना। तो उसी प्रकार साइन थीटा कॉस थीटा का मान जीरो है तो उसका स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। तो वहीं 2 का जीरो मल्टीप्लाई जीरो मतलब बराबर, जो आपका उत्तर हो जाएगा 1, आपका आंसर 1 हो जाएगा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर आपका एक आंसर सही आ जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही है, एक सही है। तो कैसे इसको हल किया गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 दिया था, तो इसका दोनों पक्षों में आपका वर्ग कर दिए थे, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया था। फिर वहाँ साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0 आ गया था। तो जब साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ दिए, तब हल किए, तब जाके एक आंसर आया। बराबर क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, 45 डिग्री, डी 60 डिग्री। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ये कंडीशन कब सही है, जब हमारा कोड ए कितना हो। तो जब हम ए 0 डिग्री होएगा तब यहाँ पर बराबर हो सकता है साइन 2 गुणे 0, 2 गुणे साइन 0, तो साइन 2 गुणे 0 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 2 गुणे साइन 0 की वैल्यू 0, 2 जुना 0, तो ये आपका तब सेटिस्फाई है 0 बराबर 0। जब आपका कोड ए 0 डिग्री हो टू साइन ए तब सत्य होगा जबकि ए बराबर है। तो ए आपका जब एंगल आपका 0 डिग्री रहेगा तो आपका साइन 2 साइन के बराबर होगा। तेरा से बोला यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है ए 2/3, बी 1/3, सी 1/2, डी 3/4 पूछा है। आपको दिया है, सबसे पहले दिया गया है 4 tan थीटा बराबर 3, तो आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। उसके आगे आपको क्वेश्चन पूछा है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही बराबर निकालना है आपको पता है क्या दिया है। tan थीटा का मान आपका 3/4 दिया है, तो पहले पाइथागोरस प्रमेय से साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालो, ए बी सी। तो ये आपका थीटा मान लो, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, तो tan थीटा लंब, tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा आधार। तो लंब आपका 3 दिया है, आधार आपका 4 दिया है, ये आपका कर्ण निकालना है। तो कर्ण ए सी निकालने का फार्मूला क्या होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो आपका जो ए सी का मान है वो 5 आ गया, आपका कर्ण 5 आ गया। आपको साइन थीटा चाहिए, तो पहले आपका जो ये समकोण त्रिभुज ए बी सी आपका, सॉरी थोड़ा अच्छे से बनाए, आपका जो समकोण त्रिभुज ए बी सी था, एंगल बी 90 डिग्री था, उसमें आपका 3 दिया था, या आपका 4 दिया था, या आपका 5 निकल गया। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो 3/5 हो गया। और आपका कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो 4/5 हो गया। अब आपको हल करना आसान हो गया। आपका प्रश्न क्या दिया था, माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना था आपको। तो 4, तो साइन थीटा का मान क्या निकाला है, साइन थीटा का मान 3/5, कॉस थीटा 4/5, साइन थीटा 3, तो आपका साइन थीटा 3/5 आया है और कॉस थीटा 4/5 आया है। तो बस 4 गुणे 3/5 प्लस 4/5 हो जाएगा, 4 3 12/5 माइनस 4/5 बटे 12/5
प्लस 4/5। तो आपका क्या हो जाएगा, हर आपका समान है तो 12 में से 4 को माइनस कर देंगे, 12 - 4/5 भागा 12 + 4/5 क्या होते हैं, 12 - 4 था तो ये 8 हो गया, 8/5 प्लस 12 4 16/5। तो 8/5 भागा 16/5, जब इसको गुणे के रूप में लेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16। तो आपका मान आ गया 1/2। ये आपका उत्तर आ गया। आपका जो सी वाला ऑप्शन है 1/2। इसको हम कैसे सॉल्व किए, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। जैसे कि आपको 4 tan थीटा बराबर 3 दिया था तो tan थीटा बराबर 3/4 आपका लेंगे, 4 को इधर ले आएंगे तो 3/4 tan थीटा हो जाएगा। और आपसे इस जो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा का मान पूछा था, उसमें sin थीटा cos थीटा आप tan थीटा का मान दिया था, उसी हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम लगा के sin थीटा cos थीटा का मान निकाल के हल कर देंगे तो 1/2 आपका आएगा। 14वां आपसे पूछा है sec a प्लस tan a ब्रैकेट क्लोज, एक ब्रैकेट में दिया 1 माइनस sin a का मान होगा a sec a, b sin a, c cosec a, d cos a। तो हमारा क्वेश्चन था उसमें दिया था आपका, दिया गया है आपका sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस sin a, यही दिया है। तो ये आपका त्रिकोणमिति संबंधित प्रश्न ना। तो त्रिकोणमिति में आपको जब भी इस तरीके का सवाल आए तो साइन कॉस टेन कॉस कोसेक के फॉर्म में, तो उसको हमेशा साइन कॉस के फॉर्म में बदल देना चाहिए। जैसे सेक ए है तो इसको साइन कॉस के फॉर्म में बदलना, तो सेक ए 1/cos a के बराबर होता है ना, प्लस tan ये आपका साइन a/cos a के बराबर होता है। साइन कॉस में बदल देना चाहिए सबको, और ये दिया ये साइन में तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। और समान था तो अंश को जोड़ देंगे, 1 प्लस साइन ए तो आपको अंश को जोड़ देंगे, 1 प्लस साइन a/cos a 1 माइनस साइन ए, यही आपको निकालना है। तो 1 प्लस साइन ए का 1 माइनस साइन ए गुणा है तो a प्लस बी का गुणा a माइनस बी, ये आपका सूत्र होता है ना, आपका सूत्र होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट में a माइनस बी दिया है, तो इसका जो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a हो जाएगा, हर में दिया था cos a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a आपका cos स्क्वायर a के बराबर होता है। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो cos स्क्वायर a बराबर निकालेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर a 75 करके, तो ये हो जाएगा बटे cos a। तो cos स्क्वायर a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos a गुणे cos a बटे cos a, तो एक cos a से एक cos a कट जाएगा, बचेगा आपका एक cos a माइनस साइन a। इसका मान जो आपसे पूछा था उसका आंसर आपका निकल गया, डी वाला ऑप्शन आपका सही है, cos a। 15वां आपसे पूछा यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा डिग्री है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा a पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, b पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 160, c दिया है 2 पाई आर थीटा बटे 360, d दिया है 2 पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, वृत्त दिया है, उसका केंद्र है वो मान लो, इसका जो त्रिज्या दिया है आर दिया है, उसमें बोला है एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा। तो त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, चाप और त्रिज्याओं द्वारा घेरे हुए एक खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये आपका एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, और ये आपका एक, जैसे मैं आपको कलर चेंज करके बताती हूँ, जैसे कि आपका एक चाप ये है और एक त्रिज्या है, तो त्रिज्या और चाप द्वारा घिरे हुए भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये जो आपका त्रिज्यखंड का कोण दिया है, ये कोण थीटा दिया है और त्रिज्या सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ऑप्शन दिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब 16वां प्रश्न आपसे पूछा है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, ए एक गोले और एक बेलन, बी एक अर्धगोला और एक बेलन, सी 2 अर्धगोले, डी एक बेलन और एक शंकु। तो जो एक सुराही है वो एक गोला और एक बेलन का संयोजन है। जैसे सुराही ऐसे होता है ना, एक गोला होता है फिर ऐसे ही होता है, तो एक गोला, ये एक गोला और ये एक बेलन, एक सुराही गोला और एक बेलन का संयोजन है। 17वां से पूछा 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का मान होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या, तो 1 से 10 तक तो एक विषम संख्या, तो 1 3 5 7 9 इतना ही होगा। इनका माध्य पूछा है, माध्य मतलब वही औसत, उनका औसत पूछा है। अर्थात कहने का मतलब एक से, जो आपका प्रश्न कौन सा है आपका 17वां है ना, 17वां बहुकल्पी 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का सम। तो विषम संख्या 1 से 10 तक में क्या होंगी, 1 3 5 7 9 इतनी होंगी 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या। इन्हीं का माध्य पूछा है, माध्य मतलब औसत, इन संख्याओं का योग, ये जो प्रेक्षण इनका योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, जो माध्य का सूत्र होता है आपका माध्य का, वो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होती है। तो 5 प्रेक्षण थे, इनका योग बटे इनकी संख्या 1 2 3 4 5 है, इसे भाग करें 3 1 4 5 4 9 9 7 के 9 होगा 16, 16 9 क्या होगा 25, 25/5। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 5, तो इसका जो माध्य आएगा वो आपका 5 आएगा। जैसे ये आपका डी वाला ऑप्शन सही है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 18 से पूछा है आंकड़े 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी, a 30/2, b 31/2, c 33/2, d 35/2। तो आपका माध्यिका निकालने का सूत्र होता है, और माध्यिका आपका निकालने का 2 सूत्र होता है। अगर प्रेक्षणों की संख्या सम है तो अलग सूत्र, विषम है तो अलग सूत्र। जैसे कि आपका जो 18वां प्रश्न दिया है उसमें 1 2 3 4 5 6 13 15 16 17 19 20 1 2 3 4 5 6 आपके 6 प्रेक्षण हैं, तो इसमें प्रेक्षणों की संख्या सम है, तो माध्यिका निकालने का जो आपका सूत्र होगा, तो आपका प्रश्न 18वां माध्यिका या में प्रेक्षणों की संख्या को अच्छा दिया है, सम दिया है, तो माध्यिका निकालने का सूत्र होता है n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान बटे 2, पूरे के बटे 2। तो n मतलब प्रेक्षणों, जहाँ n जो है वो आपका प्रेक्षणों की संख्या है, तो आपके कितने प्रेक्षण हैं, 6 प्रेक्षण हैं, तो 6/2 में पद का मान, तो 6/2 मतलब
3 हो गया। तीसरे पद का मान आपका, और जो प्लस करके दिया n/2 +1 में, तो n आपका 6 है, 6/2, 3 हो जाएगा, 3 1 4, चौथे पद का मान। तो आपके नेक्स्ट पेज आते हैं का मान, इनमें पद का मान प्लस n/2 +1 में पद का मान, तो चौथे पद का मान बटे में आपका था 2। तो तीसरे पद का मान क्या दिया है आपका, पहले आपका 13 दिया, दूसरा 15, तीसरा 16, तीसरे पद का मान आपका 16 दिया है, चौथे पद का मान जो आपका दिया है वो 17 दिया है, बटे 2। तो 16 दूनी 32, 33, 33/2। तो ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो माध्यिका होगी वो सी वाला ऑप्शन आपका सही है, 33/2। इसकी माध्यिका 33/2 होगी। और इसमें प्रेक्षणों की संख्या 6 दिया था, अगर 5 7 ऐसा विषम संख्या देता तो विषम वाला फॉर्मूला लगाते। उसमें माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2 में पद का मान। विषम संख्या जब दी रहती है तो उसका माध्यिका निकालने का फॉर्मूला और आसान होता है। तो 18 आपका हो गया। 19वां आपसे पूछा है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी A 32, B 33, C 34, D में से कोई नहीं। तो यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 बहुलक 45 है तो माध्यिका होगी। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक ये तीनों में आपका संबंध होता है, उसी पे आधारित ये प्रश्न आपका है। हाँ, उसमें आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माध्यिका बराबर होता है 3 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे बहुलक। ये आपका सूत्र होता है, माध्यिका बराबर 3 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे बहुलक। 3 गुणे माध्य, 19वें में आपका जो माध्य दिया है वो 27 दिया है, माइनस 2 गुणे बहुलक आपका 45 दिया है। तो 27 दिया, 3 से 21 को 1 हंसलाए 2, 3 दूनी 6, 2 8 81, माइनस 45 दूनी 90। तो 81 माइनस 90, 90 में से 81 जगह -9, तो -9। तो आप -9 आपका आंसर आ रहा है। तो इसमें -9 कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही है, में से कोई नहीं। 20वां आपसे प्रश्न पूछा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। तो एक पासा में कितने डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं, और 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता पूछा है। तो 3 से छोटी वो भी विषम संख्या, तो 3 से छोटी विषम संख्या 1 है, 3 से छोटी तो संख्या 1 2 होती है, लेकिन विषम संख्या 1 ही होती है। तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की जो प्रायिकता है 1/6 होगी। टोटल आपका ए वाला ऑप्शन सही है, 1/6। तो आपका खंड है जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, 20 अंक के, मैंने आपको सब हल करा दिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, और वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज आपका जो खंड है अभी समाप्त हुआ है, खंड ब आपका 50 अंक का भी बाकी है, तो ये आपका वीडियो बड़ा हो जा रहा है। इसी वजह से आपको जो है पार्ट 2 में मैं आपका वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब कराऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।